नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जल्दी से सारे लोग आ जाएँ और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दें, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, 1867 में मुंबई में स्थापित समाज कौन सा है? बताइएगा। यहाँ पर 1867 में किसकी स्थापना हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्य शोधक समाज या फिर प्रार्थना समाज। तो पहले प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलो जल्दी से सारे लोग बताना और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, आर्य समाज की बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना हुई है कब? 1875 में। ठीक है, किसने की है? दयानंद सरस्वती ने की है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 1828 में। किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने की है। अगर हम लोग बात करते हैं सत्य शोधक समाज की तो सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई है 1873 में। किसने की है? तो ज्योतिबा फूले ने की है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई है। और किसने की है? तो ध्यान रखना, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने की है। ठीक है, किसने की है? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने की है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है? चलिए यहां पर बताइएगा, गणतंत्र भारत का पहला बजट आपसे पूछा जा रहा है किसने प्रस्तुत किया है? आर.के. षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया है, मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है, जगजीवन राम ने प्रस्तुत किया है या फिर जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया है? दूसरे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे और जितने लोग बाद में जुड़ रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोग, जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो लोग भी जल्दी से जुड़ जाएं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? अब यहां पर एक शब्द याद रखना। ठीक है, क्या कह रहा है? गणतंत्र भारत पूछ रहा है। गणतंत्र भारत का मतलब क्या है? गणतंत्र भारत का मतलब है 1950 के बाद वाले भारत से। ठीक है, जब भारत का संविधान हो गया है, लागू हो गया है, उसके बाद के भारत से बात हो रही है। गणतंत्र भारत का मतलब है 1950। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन मथाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है तो ये आंसर होगा जॉन मथाई। वहीं पर अगर आपसे पूछ लेता कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट अगर पूछ ले किसने प्रस्तुत किया है, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया है आर.के. षणमुखम शेट्टी ने। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया है, सबसे ज्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो वो हो जाएंगे आपके मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम शेट्टी ने, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने, और सबसे ज्यादा बजट की बात करेंगे तो मोरारजी देसाई ने। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक नहीं है? चलो बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से सारे लोग बताना। तो राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष की आयु हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है? तीसरे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग बताना, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग बता दो भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलना भाई। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखो 35 वर्ष की आयु हो ये तो आवश्यक है। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो ये भी आवश्यक है, भारत का नागरिक हो ये भी आवश्यक है, लेकिन संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो ये आवश्यक नहीं है भाई। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है भाई? राष्ट्रपति के लिए योग्यता है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए। और यहां पर आपसे क्या कह रहा है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, तो ये आवश्यक नहीं है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, शमसी किसके वंश का नाम था? शमसी किसके वंश का नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर मुबारक शाह? जल्दी से सारे लोग बताना। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? शमसी किसके वंश का नाम था? देखो, ऐबक की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, अगर हम लोग ऐबक की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखो दिल्ली सल्तनत की अगर संस्थापक की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे ऐबक का जो वंश था ये क्या था? तो ये था कुतुबी। ठीक है, क्या था? तो ऐबक का जो वंश था ये था कुतुबी। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे बलबन का, तो बलबन का जो वंश था वो क्या था? वो था बलबनी। ठीक है, क्या था? तो बलबनी। और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे शमसी, शमसी किसके वंश का नाम था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन अगर हम लोग बात करेंगे तो सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, तो शमसी किसके वंश का नाम है? तो इल्तुतमिश के वंश का नाम है। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का क्या होता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रियल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इसने क्या किया है? तो इसने चांदी का, ठीक है, चांदी का क्या किया है? टंका चलवाया, चांदी का टंका। और ध्यान रखना, तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन करवाया है, तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन करवाया है। किसने? चांदी का टंका और तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन करवाया है इल्तुतमिश ने। सुल्तान की उपाधि धारण की है और दिल्ली को राजधानी बनाता है, तुर्कान चहलगानी का गठन करता है, और क्या करेगा? और एकता व्यवस्था की शुरुआत करता है। तो ये सब काम करेगा कौन? इल्तुतमिश। इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक मानते हैं और इसके वंश का नाम था शमसी। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे, बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था। तो जो ये शाहरुख या शाहरुखी नामक जो सिक्का चलवाया था, ये सिक्का कौन सा था भाई? सोने का, चांदी का, तांबे का या फिर पीतल का? देखिए याद रखिएगा 21 अप्रैल को, ठीक है, क्या होगा भाई? तो 21 अप्रैल की डेट है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। ठीक है, कौन सा होगा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। ठीक है, किसके किसके बीच होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और इस युद्ध में बाबर क्या होता है? जीत जाता है। और जीतने की खुशी में वो क्या करेगा? तो वो शाहरुखी नामक सिक्का चलवाता है और काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक सिक्का प्रदान करता है। और उसकी इसी उदारता के लिए बाबर को क्या किया गया है? तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई है। बाबर क्या करेगा? काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक शाहरुखी नामक सिक्का दान करता है और इसकी इसी उदारता के लिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई है। तो जो ये शाहरुखी नामक सिक्का दान करता है, ये सिक्का किसका है? सोने का है, चांदी का है, तांबे का है या फिर पीतल का है? पांचवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी का सिक्का। ये जो शाहरुखी या शाहरुख नामक जो सिक्का है ये किसका है? तो ये चांदी का सिक्का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की तरफ। तमगा, तमगा नामक व्यापारिक कर को किसने समाप्त कर दिया था? बताइएगा, तमगा नामक व्यापारिक कर को किसने समाप्त कर दिया है? तो बात है 1527 की। ठीक है, ध्यान रखना 1527 में क्या होगा? खानवा का युद्ध होगा। ठीक है, क्या होगा? खानवा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? तो एक तरफ तो देखो होते हैं कौन? बाबर होते हैं। ठीक है, खानवा का युद्ध, एक तरफ तो बाबर होंगे और दूसरी तरफ कौन होंगे? दूसरी तरफ होंगे राणा सांगा होंगे। ठीक है, कौन होंगे? तो राणा सांगा होंगे। 1527 में खानवा का युद्ध होगा बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध में जीतने के लिए बाबर क्या करेगा? तो बाबर जिहाद की घोषणा करता है। बाबर क्या करेगा? जिहाद की घोषणा करेगा। बाबर क्या करेगा? तमगा नामक व्यापारिक कर को समाप्त कर देगा। और क्या करेगा बाबर? और शराब मदिरा को पीने के लिए प्रतिबंधित कर देगा कि जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं तब तक हम लोग क्या करेंगे? शराब नहीं पिएंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम बाबर करेगा किसके लिए? 1527 में खानवा का युद्ध जीतने के लिए। तो तमगा नामक व्यापारिक कर को बाबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन क्या होगा? बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे सातवें प्रश्न की तरफ।
अरल सागर किन देशों की सीमा पर स्थित है? 7वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। सेशन को एक बार सभी लोग क्या कर दो, लाइक कर दो। सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए जल्दी से बताना, अरल सागर किन देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान या फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 7वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, इन देशों की सीमा पर स्थित है अरल सागर। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कजाकिस्तान की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है भाई? तो कजाकिस्तान है। ये जो कजाकिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, ध्यान रखना। और कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर स्थित है। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का आंसर करना है। एक तरफ आपको देशों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियों के नाम दिए गए हैं, तो बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको क्या किया गया है, देशों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ राजधानियों के नाम दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। सोमालिया का दिया है मोगादिशु, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मोरक्को की राजधानी रबात, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नाइजीरिया की राजधानी जुबा, ये गलत हो जाएगा। नाइजीरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अंबुजा। ध्यान रखना क्या है? तो इसकी राजधानी है अंबुजा, नाइजीरिया की राजधानी। और जुबा की अगर हम लोग बात करेंगे तो जुबा कहाँ की राजधानी है? तो जुबा राजधानी है दक्षिणी सूडान की। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नाइजीरिया की राजधानी है अंबुजा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंबुजा। और जुबा राजधानी है किसकी? दक्षिणी सूडान की। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी सिक्किम की सीमा पर बहती है? बताइएगा कौन सी नदी है जो सिक्किम की सीमा पर बहती है? घाघरा, कोसी, काली या फिर तिस्ता? प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में भी, ध्यान रखना। ठीक है, कहां पर? तो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो सिक्किम की सीमा पर बहती है? घाघरा नदी, कोसी नदी, काली नदी या फिर तिस्ता नदी? 9वें प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, तिस्ता नदी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो तिस्ता नदी। ऑप्शन डी यहां पर जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। चलो 10वें प्रश्न की तरफ बात करेंगे। उरी परियोजना, उरी परियोजना किस नदी पर है? चलिए जल्दी से बताना, उरी परियोजना। ठीक है, तो उरी परियोजना किस नदी पर है? झेलम, चिनाव, ब्यास या फिर सतलज? फटाफट आंसर करते चलो भाई। तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक तो है उरी और दूसरी है तुलबुल परियोजना। ठीक है, कौन सी है? तो तुलबुल परियोजना। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, तो ये दोनों परियोजनाएं आपकी कहां पर हो जाएंगी? ये दोनों परियोजनाएं हो जाएंगी झेलम नदी पर। अगर हम लोग बात करेंगे चिनाव की, तो चिनाव में कौन कौन सी परियोजना होगी? तो चिनाव पर सलाल परियोजना है। और कौन सी है? और ध्यान रखना, बगलिहार परियोजना है। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और कौन सी परियोजना? और दुलहस्ती परियोजना। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, ये सब आपकी कहां पर है? तो चिनाव नदी पर है। ब्यास नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्यास नदी पर आपको पोंग बांध परियोजना देखने को मिलेगी। ब्यास नदी पर पोंग बांध परियोजना। और सतलज नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सतलज नदी पर आपको देखने को मिलेगी भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, कौन सी? तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपको देखने को मिलेगी। झेलम नदी पर ध्यान रखना, झेलम नदी पर ध्यान से सुन लो, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। चिनाव नदी पर सलाल और बगलिहार परियोजना। ब्यास नदी पर पोंग परियोजना। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। चिनाव नदी पर सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, 3 परियोजना है। तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो उरी परियोजना है ये आपकी झेलम नदी पर है। चलो आगे बढ़ेंगे। 11वें प्रश्न का आंसर करना। काल बैसाखी हवाएं मानसून किस राज्य में वर्षा करते हैं? चलो जल्दी से बताना। तो सभी प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्या है? तो सभी प्रश्न जो हैं ये आपके कहां पर? तो ये सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सभी लोग, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से क्या करना है भाई?
जल्दी से क्या करना है, सेशन को एक बार शेयर कर देना है। ठीक है, तो जल्दी से कर दो भाई। काल बैसाखी हवाएं, तो अगर हम लोग बात करेंगे ये जो हवाएं हैं तो ये आपकी कहाँ पर, तो ये हवाएं झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बहती हैं। ठीक है, और वर्षा करती हैं। तो काल बैसाखी हवा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जितने लोग आंसर सी करोगे बिल्कुल करेक्ट हो। चलो आगे बढ़ेंगे। जुआरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? ठीक है, जुआरी नदी। अच्छा, आपको बताना चाहूंगा कि देखो दो, गोवा की अगर हम लोग बात करेंगे तो गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां आपको देखने को मिलेंगी। एक नदी आपको देखने को मिलेगी मांडवी और दूसरी देखने को मिलेगी जुआरी। ठीक है, गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां आपको देखने को मिलेंगी, एक मांडवी और एक जुआरी। अब ये दोनों नदियां महत्वपूर्ण क्यों हो जाएंगी कि देखो मांडवी नदी जो है इसके किनारे गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना, गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, कौन कौन सी, मांडवी और जुआरी। मांडवी नदी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके किनारे गोवा की राजधानी पणजी है, और जुआरी नदी की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि जुआरी जो है ये क्या है, तो ये सबसे लंबी नदी है। जुआरी क्या है, तो ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है भाई बात, तो गोवा के संदर्भ में ये दो चीजें ध्यान रखना। अब बात का क्या कर रहा है कि जुआरी नदी का उद्गम कहां पर होता है, तो उद्गम ध्यान रखना होता है कहां पर, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, 12वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है लेकिन इसका उद्गम जो है ये कर्नाटक में होता है, तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। चुनार का किला किस जिले में स्थित है? चलो जल्दी से बताना, चुनार का किला किस जिले में स्थित है? वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र या फिर चित्रकूट? तो जल्दी से सारे लोग बताना। तो देखो चुनार का जो किला है ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है, यूपी में है। और इस किले के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपने चंद्रकांता की कहानियां सुनी होंगी। ठीक है, तो जो चंद्रकांता की कहानियां आपने सुनी है वो इसी चुनार के किले से संबंधित है। ठीक है भाई बात, तो आपने चंद्रकांता की कहानियां सुनी होगी, उनके किरदारों के बारे में जानते होगे, क्रूर सिंह और बाकी चीजों के बारे में जानते होगे, है ना, जो चंद्रकांता की कहानी। और अगर आपसे पूछ ले चंद्रकांता जो कहानी है लेखक कौन है भाई, तो देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, चंद्रकांता जो कहानी है लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री। और ये इससे संबंधित है चुनार का किला, और ये चुनार का किला जो है ये है कहां पर, तो मिर्जापुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिर्जापुर में। ठीक है, और मिर्जापुर में ही आपको विंध्याचल मंदिर, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की तरफ। अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? चलो जल्दी से बताना, चलिए जल्दी से बताना कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बात करता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 47? ठीक है, 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना, फटाफट आंसर करना, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके कल्याण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? चलिए, तो करेक्ट आंसर यहां पर जो होगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 जो है ये आपके डीपीएसपी में आता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो ये इसका उल्लेख कहां पर है, भाग 4 में है। और कहां से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को, तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा 46। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर करना। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी की अगर हम लोग बात करेंगे, गंगा नदी की हम लोग अगर बात करते हैं भाई, तो जल्दी से बताना भाई। ठीक है, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, गंगा नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गंगा नदी देखो यहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से होते हुए, ठीक है, क्या करेगी, तो बिहार झारखंड वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। तो बताना गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो यहाँ पर आपका कौन सा जिला होगा, ये आपको बताना है, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ या फिर पीलीभीत। 15वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, फटाफट आंसर कर दो भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर भारत में रवि मौसम से संबंधित फसल है, बताइएगा। उत्तर भारत में बात हो रहा है तो रवि मौसम से संबंधित है। ठीक है, रवि मौसम से संबंधित फसल कौन सी होगी, चावल होगी, ज्वार होगी,
मक्का होगी या फिर जौ होगी। 16वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। क्या हो जाएगा? तो उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित जो फसल है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी जौ हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जौ हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक होता है भाई। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही जो है आपका, ठीक है, एकदम जो एग्जामिनर्स हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बताना खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक कौन होते हैं? सर्वाहारी होंगे, शाकाहारी होंगे, मांसाहारी होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं होंगे? चलिए तो बताइएगा जल्दी से। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा जो है शाकाहारी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक जो होते हैं ये हमेशा शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। गोलकनाथवाद किस वर्ष आया था? ठीक है, देखो आज के सेशन में आपको हर तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पॉलिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिस्ट्री से भी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिलेगा। मतलब जीएस के हर पोर्शन से आज के सेशन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से सारे लोग सेशन को, अभी तक जितने लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार है सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको मिलते रहें। बताइएगा गोलकनाथवाद किस वर्ष में आया है? 1980, 1989, 1973 या फिर 1967? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1967 में गोलकनाथवाद आया है। ठीक है भाई बात। चलो अगर हम लोग बात करेंगे 1989 में, तो देखो 1989 में 61वां संशोधन आया है। ठीक है, कौन सा आया है? तो 61वां संशोधन आया। और 61वें संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया है? तो वोट देने की जो आयु है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। अगर हम लोग बात करेंगे 1973 में क्या हुआ था, तो 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया था। ठीक है, कौन सा? तो केशवानंद। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया था 1973 में, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वाद है, इसका वर्ष भी आप याद रखना। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आंसर करना। सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए हैं? ठीक है, तो सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए हैं ये आपको बताना है। देखो 3 मराठा युद्ध होगा। अगर हम लोग पहले मराठा युद्ध की बात करें, ठीक है, पहले मराठा युद्ध की बात करें, तो पहला जो मराठा युद्ध होगा ये होगा 1775 से लेकर के 82 तक, पहला मराठा युद्ध होगा। दूसरे मराठा युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा मराठा युद्ध जो होगा ये होगा 1803 से लेकर के 1806 तक। तीसरे अगर हम लोग मराठा युद्ध की बात करेंगे तो तीसरा मराठा युद्ध कब होगा? 1817 से लेकर के 1818 में। तो ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। और जो ये पहला मराठा युद्ध है 1775 से लेकर के 82, इसी युद्ध के बाद सालबाई की संधि हुई थी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1782 में पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन तीनों युद्धों की डेट आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 3 से 6 और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18। चलो आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? चलो यहाँ पर आपको 4 नृत्य के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। लाहो, फूलपति, मटकी, जावरा। तो जल्दी से सारे लोग बताना कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। 20वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर करते चलिएगा। जितने लोग जुड़े हो जल्दी जल्दी, सभी लोग जितने लोग जुड़े हो सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करो, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जो जुड़े रहते हैं, सेशन को देखते रहते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो सभी लोग कमेंट किया करिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लाहो। लाहो किस राज्य का नृत्य है? तो लाहो जो है ये मेघालय का नृत्य है। ठीक है, लाहो कहाँ का नृत्य है? तो मेघालय का नृत्य है। और बाकी तीनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी तीनों मध्य प्रदेश के नृत्य हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, लाहो मेघालय का नृत्य है।
चलो 21वें प्रश्न की बात करेंगे। संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? देखो संतरे में अगर हम लोग बात करेंगे तो संतरे में हमको मिलता है कौन सा? विटामिन सी मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा संतरे में? अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन सी मिलेगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा भाई। किसका नाम? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और संतरे में मिलता है क्या? विटामिन सी। और आप बात करेंगे अगर तो देखो यहाँ पर क्या होता है, कौन सा अम्ल मिलता है? ब्यूट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21वें प्रश्न की बात करेंगे, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। फार्मिक अम्ल तो जो है चींटियों के काटने में होता है ना, चींटियों में जो है फार्मिक अम्ल देखने को मिलता है। साइट्रिक अम्ल आपके संतरे में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मत देने का अधिकार किसमें है? ठीक है, वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट टू वोट जो है ये किस अनुच्छेद के तहत है? 324, 362, 336 या फिर अनुच्छेद 326? अगर हम लोग बात करें कि वोट देने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो वोट देने के लिए आयु सीमा जो है वो क्या है? वो है 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। और वोट देने की जो आयु है किस संशोधन से घटाई गई है? तो अभी आज के ही सेशन में हम लोगों ने बात की थी, कौन सा संशोधन था? तो 61वां संशोधन था। ठीक है, कौन सा था? तो 61वां संशोधन था 1989। 61वां संशोधन था 1989, जिसके द्वारा क्या किया गया है? वोट देने की आयु को घटाया गया है। अब बात करें किस अनुच्छेद के तहत वोट देने का अधिकार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 326 के तहत आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है। वोट देने की जो आयु है 18 वर्ष है। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु को घटाया गया था, 21 से 18 किया गया है। चलिए 23वें प्रश्न की बात करेंगे, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की है? अब देखना एक बात तो क्लियर है कि जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की है। अब दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि स्थापना कब की है? तो 1905 में की है। ठीक है, कब की है? तो 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की है। कहाँ पर की है? तो लंदन में की है, पेरिस में की है, सैन फ्रांसिस्को में की है या फिर सिंगापुर में की है। 23वें प्रश्न का सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लंदन में की है। ठीक है, कहाँ पर की है? लंदन में की है। और अगर आपसे पूछ ले कि लंदन कौन सी नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना टेम्स नदी के किनारे। लंदन कौन सी नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, टेम्स नदी के किनारे है। चलो आगे बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो बताइएगा स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? इंडिपेंडेंट पार्टी के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर जयप्रकाश नारायण? 24वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। ठीक है, फटाफट आंसर करो सभी लोग। और अब बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हो, है ना। मैं देखता हूँ सेशन को आप लोग देखते जरूर हो, लेकिन सेशन को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। तो कम से कम सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दिया करो भाई ना, ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके ये सेशन। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोग किया करो। सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जो आप लोग लाइक शेयर करते हो यही तो फिर हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम होता है ना। तो फिर हम लोग को भी अच्छा लगता है और फिर मन करता है कि और सेशंस आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो जल्दी से बताना स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछ ले स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो ये होगी आपकी 1959 में। ठीक है, कब होगी? तो 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना होगी। संस्थापक कौन है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। और ध्यान रखना 1954 में, ठीक है, 1954 में इनको क्या होगा? तो इनको भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? तो इनको भारत रत्न दिया जाएगा। किसको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। 25वें प्रश्न का आंसर करना, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो देखो अगर वर्ष की बात करेंगे इस आंदोलन की, तो वर्ष है 1992। ठीक है, 1992 के लगभग में ये ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत होती है। किस राज्य में? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? 25वें प्रश्न की बात करेंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरुआत किस राज्य में हुई है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत होती है। 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे,
तीरंदाजी किस देश का प्रमुख खेल है? ठीक है, देखो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके आप संसद का नाम और उनके जो खेल हैं, जो उनके प्रमुख खेल हैं, उनको आप जरूर याद रखो। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ पर आपको बताना है कि तीरंदाजी किस देश का प्रमुख खेल है। तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान या फिर म्यांमार। चलिए जल्दी से 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। ठीक है, भूटान का जो प्रमुख खेल है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा तीरंदाजी। और अगर हम लोग बात करेंगे भूटान की, तो ध्यान रखना भूटान को क्या करते हैं? तो भूटान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर देखो सेवा लिखा है, तो ये सेवा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सेना। ठीक है, तो सेना के पुनर्गठन से किस आयोग का गठन किया गया? ठीक है, चलो फिर से सुन लो भाई। प्रश्न ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? ठीक है, 1857 की क्रांति होगी और क्रांति में पाया गया कि जो भारतीय सैनिक है उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो भारतीय सैनिक आगे विद्रोह न करने पाए, उनकी शक्तियों को कम करने के लिए एक आयोग गठित किया गया। और ये आयोग कौन था ये आपको बताना है। तो सिडनी आयोग था, पील आयोग था, वुडवर्थ आयोग था या फिर मॉरिसन आयोग था। चलो जल्दी से सारे लोग बताना, तो कौन सा आयोग था 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, पील आयोग हो जाएगा। और पील आयोग ने ही क्या किया? पील आयोग ने ही सिफारिश किया कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी जाए, उनको तोपखाने जैसे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वहां से उनको हटा दिया जाए, वहां पर सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति हो। ठीक है, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण सुधारों की बात की गई वो पील आयोग ने की थी, सेना के पुनर्गठन से संबंधित। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 28वें प्रश्न का आंसर करना। अंतरराज्य परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अंतरराज्य परिषद, अगर बात करें अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है, तो ये हो जाएंगे हमारे राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तुम्हारे राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो क्या करते हैं? जो अंतरराज्य परिषद का गठन करते हैं। ठीक है, और अंतरराज्य परिषद ये किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद का गठन है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 29वें प्रश्न की बात करेंगे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत आजाद होता है कब भाई? तो भारत आजाद होता है 1947 में। ठीक है, 1947 में भारत आजाद होता है। और जब भारत आजाद होता है तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विनोबा भावे, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अबुल कलाम आजाद। 29वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलो भाई। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जेबी कृपलानी। ठीक है, कौन थे? तो जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ेंगे 30वें प्रश्न का आंसर करना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवी पाटन मेला लगता है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर देवी पाटन मेला लगता है? सहारनपुर, बलरामपुर, बलिया, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवी पाटन मेला लगता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बलरामपुर। ठीक है, तो बलरामपुर में देवी पाटन मेला लगता है। और अगर आपसे पूछ ले कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है, ठीक है, जनजातीय संग्रहालय किस जिले में है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? तो ये भी हो जाएगा बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर में देवी पाटन मेला लगता है और बलरामपुर में जनजातीय संग्रहालय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। अगर सेशन पसंद आता है, क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो सेशन को एक बार बिना कहे सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने लोग पहली बार है चैनल पर, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।